नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां चुनाव प्रचार को तेज करने में लगी हुई है। पार्टी के बड़े चेहरे अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट मांग रहे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 1 बजे गाजियाबाद जाएंगे। इस दौरान वो कोविड अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ 1:20 पर संतोष अस्पताल जाएंगे। निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं से वार्ता भी करेंगे। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील त्यागी ने बताया कि सीएम हिंडल एयरपोर्ट से सीधे संतोष अस्पताल पहुंचेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराया जाए। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू में किसी तरह की ढील न दी जाए। डोर टू डोर सर्वे के साथ संदिग्ध कोरोना मरीजों की जांच भी कराई जाए। तो योगी आदित्यनाथ कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सख्त हो गए हैं और लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे साथ गाजियाबाद से हैदर अली संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। हैदर अली, बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे, अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। जी अभिषेक, आज 1 बजे करीब योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद यहाँ से वो सीधा बाई रोड संतोष मेडिकल हॉस्पिटल आएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर वो पिछले साल भी यहाँ पर आए थे निरीक्षण करने के लिए, क्योंकि कोविड सेंटर है यहाँ पर। और यहाँ पर क्योंकि शहर के बीचों बीच होने के बाद यहाँ पर भारी संख्या में लोग, क्योंकि दिन पर दिन कोरोना जो मरीज है उनकी बढ़ोतरी हो रही है, इसको देखते हुए अभी 1 महीने पहले ही इस अस्पताल को कोरोना के लिए चिन्हित कर लिया गया था। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ खुद ही इसका निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो भी ये देखना चाहते हैं कि धरातल पर कोविड सेंटर का क्या इंतजाम किया गया है। और यही अगर बात की जाए प्रशासन की, प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए यहाँ पर चाक चौबंद कर रखा है, पाबंदी लगा रखी है। बहुत सी चीज ऐसी है कि यहाँ पर बाहरी लोगों को आने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ सबसे पहले अभिषेक एक बात बता दूं आपको मैं, योगी आदित्यनाथ जब यहाँ आएंगे तो इसका निरीक्षण तो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन दोबारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कोई ढिलाई नहीं चाहते हैं, क्योंकि गाजियाबाद में कोरोना की संक्रमित की संख्या जो है वो दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। और यही वजह है कि उसके बाद जब निरीक्षण को पूरा कर लेंगे तो मीडिया ब्रीफिंग का भी एक समय दिया गया है, जो यहाँ पर मीडिया से वो रूबरू होंगे। जी अभिषेक। बिल्कुल हैदर, अगर पिछली बार की बात की जाए, जो सेकंड वेव आई थी, तब भी गाजियाबाद में बहुत हाहाकार मचा हुआ था। बहुत सारी अनियमितताएं भी पाई गई थी, चाहे वो हॉस्पिटल को हो या फिर ऑक्सीजन संबंधित कोई भी शिकायत हो। इस बार की अगर बात की जाए तो इसके लिए क्या प्रशासन ने और सरकार ने तैयारी कर ली है? ऑक्सीजन की कमी ना हो, डॉक्टरों की कमी ना हो, दवाइयों की कमी ना हो और बेड की कमी ना हो। देखिए अभिषेक, पिछली बार जिस तरीके से हालात पैदा हो गए थे, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रहा था, अस्पताल फुल हो गए थे, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही ये तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी कर दी थी। अगर बात की जाए तो गाजियाबाद के अंदर जितने भी ऑक्सीजन प्लांट थे उनको पहले से ही सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है, ताकि लोगों को ऑक्सीजन की परेशानी न देखने मिले। और इसके अलावा भी यहाँ पर जितने भी प्राइवेट अस्पताल है उसके अंदर भी अलग एक वार्ड बना दिया गया है, ताकि कोविड के जितने मरीज हैं वो वहाँ आसानी से आ सके। हालांकि अभी ऐसा कोई मामला यहाँ पर इतने देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद में दौरा एक अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि वो गाजियाबाद में जिस तरीके से तबाही मची थी पिछली लहर में, वो ऐसा देखना नहीं चाहते और कोई भी ऐसा मुद्दा विपक्ष को नहीं देना चाहते जिससे कि पहले ये आपदा यहाँ पर हुई थी, इस तरीके से परेशानी देखने को मिली थी। इसलिए वो खुद भी आज गाजियाबाद में संतोष मेडिकल पे कोविड सेंटर का निरीक्षण करने आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अली, आपने जानकारी साझा की। वापस आपके पास आएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का निषाद पार्टी के साथ गठबंधन फाइनल है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से विधान परिषद सदस्य और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने इसकी घोषणा की है। निषाद पार्टी के संजय निषाद का दावा है कि उनकी पार्टी को बीजेपी से 15 सीट मिलेगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि वे बीजेपी के साथ गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीटों को अंतिम रूप दिया जाना भी बाकी है। उन्होंने भी कहा कि वो उन निर्वाचन क्षेत्रों को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को यानी कि आज दिल्ली में अमित शाह सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, जहां पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने भी कहा कि हमें बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ने के लिए 15 सीटें मिली है।
वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। पार्टी की ओर से 172 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है। वहीं अब आगे की चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए दिल्ली में मंथन भी किया जाएगा। आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में सम्मिलित होंगे। संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में जहां पहले और दूसरे चरण के बचे हुए 8 प्रत्याशियों पर मंथन होगा, वहीं बाकी प्रत्याशियों को लेकर भी पार्टी में रणनीति बनाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक बैठक में यूपी बीजेपी चुनाव को लेकर घोषणा पत्र भी मंथन में किया जाएगा। इस पर शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इस पर आज बीजेपी की अहम बैठक होनी है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। जो बचे हुए प्रत्याशी हैं पहले और दूसरे चरण के, उसमें भी उनका भी नाम में मंथन होगा, प्लस आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी, ये भी जानकारी आ रही है। इस पर देखिए, बिल्कुल आज दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। हमने देखा था कि पिछले दिनों भी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी और पहले और दूसरे चरण के जो उम्मीदवार थे उनके नाम फाइनलाइज कर लिए गए थे। 172 सीटों पर पहले दौर की बैठकों में मंथन हुआ था। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर आने वाले हैं। 2 दिन ये बताया जा रहा है कि बैठकें होती हुई नजर आएंगी। आज शाम से बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बीजेपी दफ्तर में शुरू होती हुई नजर आएंगी। तीसरे, चौथे और 5वें चरण के लिए जो उम्मीदवार है उनको लेकर मंथन जो है आज की इस बैठक में किया जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जो है उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं 23 तारीख के बाद से। इसमें किस तरीके से उनका दौरा जो है रहता हुआ जो है नजर आएगा, कहां पर उनकी जनसभाएं करानी है, इसको लेकर जो है विस्तृत मंथन होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आज की बैठक में चूंकि अलग अलग पार्टियां गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही हैं, कुछ बीजेपी के सहयोग पार्टियां भी हैं, तो उनको किस तरीके से सीटों का जो है बंटवारा उनके साथ होने वाला है, चाहे वो संजय निषाद की निषाद पार्टी की बात करें, अपना दल की बात करें, उनको किस तरीके से जो है टिकट बंटवारा किया जा सकता है, उसको लेकर भी हो सकता है कि आज की बैठक में जो है चर्चा होती हुई नजर आए। तो ऐसे में आज शाम से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बैठकों का दौर जो है देखते हुए मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में सम्मिलित हो गए। वहीं मशहूर कथक नतंग पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके निधन की जानकारी साझा की है। लखनऊ घराने से ताल्लुकात रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। इनका असली नाम पंडित ब्रिजमोहन मिश्र था। ये कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज के पिता और गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लक्षू महाराज भी मशहूर कथक नर्तक थे। बिरजू महाराज ने देवदास, 1.5 इंचिया, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफ किया था। इसके अलावा उन्होंने सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में म्यूजिक भी दिया था। बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी प्राप्त हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने बिरजू महाराज को डायरेक्टर की मानद उपाधि भी दी। साल 2012 में विश्व रूपम फिल्म में डांस कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2016 में बाजीराव मस्तानी की मोहे रंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो पंडित बिरजू महाराज के निधन के बाद गायक अदनान सामी ने मालिनी अवस्थी तक कला, फिल्म और संगीत जगत की तमाम हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सुप्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दौरान उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का निधन अत्यंत दुखद है। उनका जाना कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।
सीतापुर जेल में रिहा होने के बाद रामपुर पहुंचे सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का सपाइयों ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेल में उनके पिता आजम खान की जान को खतरा है। यदि उनके साथ कुछ हुआ तो सरकार और जेल प्रशासन जिम्मेदार होगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि जितना जुल्म हो सकता था उतना हो चुका है। अब्दुल्ला बोले कि सरकार ने उसके पिता के इलाज के 9 दिन देरी कराई। ये भी कहा कि चुनाव आवाम बनाकर सरकार होगा। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मंडल में मौजूदा अधिकारियों के होते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। साथ ये भी कहा कि बीजेपी ने उनके साथ जो सलूक किया है वो दुनिया जानती है। बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सपा मुख्यालय पर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता दोपहर 12:30 बजे होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बेहद ही अहम कह सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे अपने मुख्यालय से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करेंगे, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि चुनाव है और लगातार गठबंधन कर रहे हैं, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है 12:30 बजे, बेहद ही अहम और खास कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना विस्फोट हो चुका है। रविवार को तीसरी लहर में पहली बार प्रदेश में 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 24 घंटे में 17,185 नए मामले सामने आए। राजधानी लखनऊ के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगे जिलों में सबसे अधिक संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के आधार पर रविवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में सबसे अधिक 2,392 नए मरीज लखनऊ में और 2,099 नए मरीज गाजियाबाद से सामने आए हैं। तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ में 2000 के पार मामले मिले हैं, गाजियाबाद में भी सबसे ज्यादा मामले मिले हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप भी मचा हुआ है। वहीं अब देवभूमि की खबरों का रुख करेंगे। बड़े खबर से आपको रूबरू करेंगे। आखिरकार लंबे समय से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को झेलती आ रही भाजपा ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। मंत्रिमंडल से हटाए जाने की सूचना सरकार ने राजभवन को तत्काल भेज दी है। दावेदारों के पैनल के सिलसिले में दिल्ली में हुई पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में यह फैसला लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसकी पुष्टि भी की है। बताया यह भी जा रहा है कि हरक परिवार के लिए 3 टिकट मांग रहे थे, जिसे केंद्रीय नेतृत्व ने खारिज कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना बेहद और बेहतर समझा है। हरक सिंह रविवार को ही विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ दिल्ली पहुंचे थे। हरक का कहना था कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तो बता दें कि डॉक्टर हरक सिंह रावत, जिनका पहले से ही रुख कुछ अलग दिखाई दे रहा था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हो या फिर सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी हो, लगातार उनको मनाने की बात कर रहे थे। लेकिन हरक सिंह रावत अपने तेवर से पीछे नहीं हट रहे थे और आखिरकार यही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए निष्कासित कर रहे थे। लेकिन हरक की दूसरी तस्वीर भी आई है सामने, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। भावुकता से भरे हुए हरक सिंह रावत दिखाई दिए हैं। हरक सिंह रावत को उस समय भी जाने की अटकलें आने लगी थी जब वो हरीश रावत से बात किए थे, तो पार्टी के नेता ही कहीं न कहीं बगावती सुर अपनाने लगे थे। लेकिन हरक सिंह रावत की तस्वीर जब वो भावुकता से भरे हुए दिखाई दिए और हरक सिंह रावत अपने सीटों को लेकर भी जिक्र किया, तो पार्टी आला कमान, हालांकि इसमें फैसला लिया है, पार्टी आला कमान ने तय कर लिया है कि हरक सिंह रावत को बर्खास्त किया जाए और 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया है। अब देखना यह भी होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता है। 2017 चुनाव के पहले ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे थे, लेकिन अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज हो सकता है कांग्रेस पार्टी में फिर से हरक सिंह रावत एंट्री कर जाएं। वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि
वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। कल मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को मंत्रिमंडल से हटाने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पार्टी के प्राथमिक सदस्य थे डॉक्टर हरक सिंह जी को भी निलंबित करने का, निष्कासित करने का निर्णय हुआ। पिछले दिनों से लगातार इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार की शिकायतें, इस प्रकार की सारी बातचीत सामने आ रही थी और कल पार्टी ने अनुशासन की उस सीमा में बाहर करने के रूप में हरक सिंह रावत जी को पार्टी से अलग किया है। तो हम आपको ये बातें सुना रहे थे जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना था, अनुशासन की बात उन्होंने कही है। अजीत काम्बोज हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, पल पल की खबर वो रखते हैं। अजीत, हमने बहुत बार भी बातचीत की है जब उनके तेवर कुछ अलग दिखाई दिए हरक सिंह रावत के, चाहे वो हरीश रावत से बातचीत हो या पार्टी से ही वो अलग दिखाई दिए थे। उस समय भी हमने यही कही थी बात कि हो सकता है कि हरक सिंह फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ले। आज वो दिन आ भी गया है। हरक सिंह रावत को पार्टी ने 6 साल का बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब हरक सिंह आगे क्या करेंगे? अजीत जी। बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। अगर हरक सिंह रावत की बात की जाए तो वो भाजपा से बर्खास्त हो चुके हैं और जिस तरह की संभावना है कि दोपहर 12 बजे वो कांग्रेस को दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं, तो साफ है कि जो तमाम तरह की अटकलें थी, जो एक दबाव था हरक सिंह रावत की तरफ से भाजपा पर, वो अब पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। भाजपा सरकार की तरफ से देर रात उनके बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो संगठन की तरफ से भी उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि जो अभी ताजा जो अभी अपडेट आई है हरक सिंह रावत की तरफ से, उन्होंने साफ कहा है कि उनके मन में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था और उनको सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बर्खास्तगी की बात सामने आई है। तो इसके बाद अब उनका मन कांग्रेस की ओर और तेजी से होने लगा है। हालांकि वो संपर्क में जरूर थे गणेश गोदियाल के, जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तराखंड कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने कोई मन नहीं तैयार किया था कि वो कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब जब बिना किसी बातों के, बिना किसी आधार के उत्तराखंड भाजपा ने उनको बर्खास्त कर दिया, सरकार से भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो अब वो सीधे तौर पर कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। टिकट मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो वो कांग्रेस के लिए मजबूती से काम करने का भी यहाँ पर काम करेंगे। तो साफ है कि हरक सिंह रावत के मन में क्या कुछ चल रहा था, कितना दबाव उनके ऊपर था, ये साफ है। उसकी बातें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है कि वो लगातार दबाव बना रहे थे, सीटों की यहाँ पर वो मांग कर रहे थे। मदन कौशिक जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, वो साफ कह रहे हैं कि लंबे समय से वो सरकार का हिस्सा जरूर थे, लेकिन दबाव की राजनीति वो करते हुए नजर आते थे। तो ऐसे में उत्तराखंड भाजपा ने बिना किसी दबाव में आते हुए तत्काल उनको बर्खास्त किया है। अब अगला कदम हरक सिंह रावत का क्या होगा, इसका इंतजार है। लेकिन अजीत जी, हरक सिंह रावत दूरदृष्टि रखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्ता की लालच या उनको ये अनुमान हो गया हो कि अब हमें उसी नाव पर सवार होना है जो कि इस नदी को पार कर दे, बैतरनी पार लगा दे? तो कहीं उनको अनुमान तो नहीं हो गया कि कांग्रेस का वर्चस्व दिखाई दे रहा है, इसलिए कांग्रेस के जाना ही सही है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर हरक सिंह रावत की उत्तराखंड में पहचान कही जाती है तो एक चुनावी विशेषज्ञ के तौर पर भी उनको पहचाना जाता है और वो मजमून समझ लेते हैं कि सत्ता किसकी आने वाली है। तो ऐसे में अंदेशा इसी तरह का है जिस तरह की बात खुद हरक सिंह रावत भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता का जो मैंडेट है वो उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में भाजपा को छोड़ना ही सही था। उन्होंने काफी कोशिशें की भाजपा को कि कैसे भी वो जनता के बीच जाए, जनता को समझाने की कोशिशें करे, जनता के मन को पढ़ने का काम करे, लेकिन उत्तराखंड भाजपा के जो नेता है वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अब भाजपा को छोड़ा है और सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आने वाला समय कैसा होगा, क्या केवल हरक सिंह रावत कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे या उनके साथ कई और अन्य चेहरे भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाएंगे, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो पल पल यहाँ पर बदल रही हैं। बिल्कुल अजीत, तो खैर ये भी कह सकते हैं कि हरक सिंह रावत 3 टिकटों की मांग कर रहे थे, अपनी बहू को भी साथ लाने की बात कर रहे थे। देखने वाली बात यही होगी कि हरक सिंह रावत का अगला फैसला क्या होगा, क्या वो कांग्रेस पार्टी के साथ आज दोपहर तक शामिल होंगे या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी पर एफआईआर दर्ज हुई है। अल्लामा जमीर नकवी पर भी एफआईआर दर्ज हुई। लखनऊ के शहादतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। मुस्लिम महिलाओं जो कि कनीज फातिमा ने एफआईआर करवाई है। मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे, मुस्लिम महिला कनीज फातिमा ने एफआईआर दर्ज कराई है। इससे पहले धर्म संसद मामले में भी जितेंद्र त्यागी के ऊपर एफआईआर हो चुकी थी और वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं।
मत विशेष महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने शनिवार रात उन्हें सर्वानंद घाट स्थित सत्याग्रह स्थल में गिरफ्तार किया था। इस बीच स्वामी अमृतानंद का सत्याग्रह भी चल रहा है। गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के परामाध्यक्ष और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद और उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण त्यागी समेत 9 के विरुद्ध हरिद्वार कोतवाली में भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज है। यति नरसिंहानंद पर मत विशेष की महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का मुकदमा अलग से ही दर्ज है। इसी मामले में बीती रात उनकी गिरफ्तारी की गई। दोपहर उन्हें विशेष मजिस्ट्रेट विवेक राणा की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड राज्य में बीते 24 घंटे में 2682 नए कोरोना के मामले सामने आए। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रविवार को कोरोना संक्रमित पाए गए। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और अब कुल 7440 मरीजों की मौतें भी प्रदेश में हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 328 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिन्हें मिलाकर 3,37,865 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। वर्तमान में 17,223 सक्रिय मामले हैं। उत्तराखंड में प्रदेश की रिकवरी दर 91% से ऊपर है। सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 13% पहुंच चुकी है, इससे भी ज्यादा है। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखें और जनता टीवी देखते रहें।